विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14वीं का ऋषिकेश। उत्तरवर्ती मुगल कर रहे थे हम लोग, मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है, उत्तरवर्ती मुगल कर रहे थे। आज हमने करना है फर्रुखशियर। क्या करना है? फर्रुखशियर। सबसे पहले इसका टाइम पीरियड याद कर लीजिए, 1713 से लेके 1719, 1713 से 1719। घृणित कायर कहती थी जनता इसको, क्या कहती थी? घृणित कायर के नाम से कौन सा उत्तरवर्ती मुगल सम्राट, मुगल शासक, सम्राट बोलना तो बेकार है इनको, मुगल शासक प्रसिद्ध था? आंसर फर्रुखशियर, 1713 1719। नृप निर्माता के नाम से किन्हें जाना जाता है? आंसर सैयद ब्रदर्स, अब्दुल्ला खां एंड हुसैन अली खां। बार बार याद कीजिए नाम, अब्दुल्ला खां एंड हुसैन अली खां, सैयद ब्रदर्स। ठीक है, तो फर्रुखशियर को मुगल सिंहासन सैयद बंधुओं यानी अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां के सहयोग से मिला था। किसके? सैयद ब्रदर्स के सहयोग से मिला था। तो मैंने कहा जब किसी के सहयोग से सिंहासन मिलता है तो उन्हें उच्च पद दिए जाते हैं। जैसे इससे पहले हमने जहांदार शाह पढ़ा था, लंपट मूर्ख जिसे बोलते थे जनता। तो जहांदार शाह किसकी सहायता से? जुल्फिकार खां की सहायता से बना था, तो उसने जुल्फिकार खां को वजीर बनाया था। अब ये भी क्या करेगा कि उच्च पद देगा, किनको? अब्दुल्ला खां, हुसैन अली खां को। अरे गलती होती है, क्या होती है? गलती होती है। गलती ये होती है कि ये अब कई राजाओं को बिठाएंगे और कई राजाओं को उतारेंगे गद्दी से। ठीक है, सैयद बंधु जो कि हिंदुस्तानी गुट के अमीर थे, क्या थे? कई तरह के मुस्लिम थे यहाँ पे, अफाकी, दक्कनी, विदेशी, मतलब कई हिंदुस्तानी, है ना। तो हिंदुस्तानी गुट के अमीर थे। तो सैयद बंधुओं को सम्मानित करने के लिए फर्रुखशियर ने अब्दुल्ला खां को वजीर और हुसैन अली खां को मीर बख्शी का पद दिया। क्या दिया? तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि अब्दुल्ला खां को वजीर और हुसैन अली खां को मीर बख्शी का पद दिया। उत्तरोत्तर मुगल काल में अमीरों के विभिन्न गुटों की शासक निर्माता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस समय ईरानी, तुरानी, हिंदुस्तानी गुट के अमीर मुगल राज दरबार में सक्रिय थे। ईरानी कौन होंगे? जो ईरान से आए हुए मुसलमान थे। तुरानी कौन होंगे? मध्य एशिया वाले। और जो आपके ये कौन से हिंदुस्तानी गुट वाले, कौन? जो पहले ही आ चुके थे, हिंदुस्तान के मुसलमान जो थे वो क्या थे? हिंदुस्तानी। तो ये जो सैयद ब्रदर्स थे ये हिंदुस्तानी गुट के अमीर थे। किसके? हिंदुस्तानी गुट के अमीर थे। अब तुरानी मध्य एशिया, तुरानी मध्य एशिया से आए हुए मुसलमान। ईरानी फारस, फारस का पुराना नाम ईरान है। और खुरासान, खुरासान मैंने कहा था आपको, खुरासान का मतलब होता है उगते हुए सूरज का देश। अफगानिस्तान को खुरासान भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? खुरासान का मतलब भी उगते हुए सूरज का देश। जापान का नाम निप्पन है, निप्पन, उसका मतलब भी उगते हुए सूरज का देश। क्या? तो ईरानी जो थे वो कहाँ के? फारस और खुरासान के। और हिंदुस्तानी क्या थे? विदेशी मूल के वे मुसलमान जिनका जन्म हिंदुस्तान में हुआ था, है ना, उनके पूर्वज पहले आ चुके थे। ठीक है, अब फर्रुखशियर ने तुरानी गुट के एक अन्य अमीर निजामुल मुल्क चिनक्लिज खां, निजामुल मुल्क चिनक्लिज खां आसफ जहां। अब ये नाम याद कर लो क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा आपसे, आगे चल के पूछेगा। जब मोहम्मद शाह रंगीला राजा बनेगा ना, तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय में बोलेगा हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की? तब आपने बोलना निजामुल मुल्क चिनक्लिज खां आसफ जहां। ठीक है, कैसे की? बोलना सुकरखेड़ा का युद्ध लड़ा उसने। पूछेगा किसके साथ लड़ा उसने सुकरखेड़ा का युद्ध, आप बोलना मुबारिज खां के साथ लड़ा, जो कि एक मुगल सूबेदार था। क्या था? मुगल सूबेदार था। समझ में आ गया? पूछेगा हैदराबाद किस नदी के तट पर है, आपने बोलना मूसी नदी के तट पर है। पूछेगा मूसी किसकी ट्रिब्यूटरी है? कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, इतने क्वेश्चन मैंने देखे हैं। एक क्वेश्चन और पूछता है, ट्विन सिटी किसे बोलते हैं? हैदराबाद सिकंदराबाद को। हैदराबाद सिकंदराबाद के बीच में ऐसा क्या है? एक पानी का बड़ा रिजर्वायर है, उसको क्या बोलते हैं? ये मेरा क्वेश्चन है आपके लिए, ढूंढ के रखो तो। ठीक है, उसके बीच में क्या है? रिजर्वायर है काफी बड़ा। अब क्या हुआ कि फर्रुखशियर ने तुरानी गुट के, तुरानी मतलब अभी बताया था मैंने, बताओ तुरानी मतलब कौन से मुसलमान? मध्य एशिया, मध्य एशिया के मुसलमान। तुरानी गुट के अमीर निजामुल मुल्क चिनक्लिज खां आसफ जहां को दक्कन के छह मुगल सूबों की सूबेदारी प्रदान की। क्या की? 6 मुगल सूबों की, दक्कन के 6 सूबे दे दिए। किसको? निजामुल मुल्क चिनक्लिज खां आसफ जहां को। किसने? फर्रुखशियर ने। और इन्हीं पर वो आगे चलकर कब 1700 कब
हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसके समय? मोहम्मद शाह रंगीला के समय में। कब? मोहम्मद शाह रंगीला के समय में कब करता है? 1724 में। कब करता है? 1724 में हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। कौन? ये। अभी सिर्फ 6 सूबे दिए हैं। किसने? फर्रुखसियार। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। इसने औरंगाबाद को अपना मुख्यालय 1713 में बनाया। औरंगाबाद पता है? ठीक। क्या है औरंगाबाद में? नहीं, वो तो हैदराबाद सिकंदराबाद के बीच में है, हुसैन सागर झील। ये भी क्वेश्चन बना हुआ कि हुसैन सागर झील कहाँ है? हैदराबाद सिकंदराबाद के बीच में। मैंने कहा औरंगाबाद में क्या देखने जाओगे आप? बताओ। अरे औरंगजेब की बीवी थी एक, फारस की बीवी का मकबरा, फोर्ट ताजमहल, कहाँ देखोगे? औरंगाबाद। और अजंता कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। किस किस जिले में पड़ता है? पूछ रहे हो कि बता रहे हो? दोनों ढूंढो। अजंता कहाँ पड़ता है? एलोरा कहाँ पड़ता है? औरंगाबाद में पड़ता है। एलोरा कहाँ पड़ता है? नंबरों की भिक्षावृत्ति अच्छी नहीं होती कि मैं नंबर दूं। कॉन्फिडेंस के साथ बोला करो कि इसका आंसर ये है। और कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब अध्ययन करोगे। जब क्या करोगे? अध्ययन करोगे, याद करोगे, जब करोगे। ठीक है। तो सूबेदारी प्रदान की भाई। कालांतर में फर्रुखसियर ने जुल्फिकार खां की हत्या करवा दी भाई। करवानी थी। जुल्फिकार खां वही जिसकी सहायता से जहांदार शाह गद्दी पर बैठा था, लंपट मूर्ख, उसकी हत्या करवा दी। वो वजीर था कभी, है ना। सैयद बंधुओं ने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह के विरुद्ध सैन्य अभियान करके उसे पराजित किया। अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह फर्रुखसियर के साथ कर दिया। कौन? राजा अजीत सिंह। कहां का? मारवाड़ का राजपूत राजा अजीत सिंह। ठीक है। उसने अपनी पुत्री का विवाह फर्रुखसियर के साथ करवा दिया क्योंकि उसको पराजित कर दिया गया था। 1716 में सिख नेता बंदा बहादुर की फर्रुखसियर के समय में हत्या कर दी गई। ये दाग है इस पर। किस पर? फर्रुखसियर। क्वेश्चन पूछेगा बंदा बहादुर, सच्चा बादशाह बोलता था ये अपने आप। क्या बोलता था? इसकी हत्या किसके समय हुई? आंसर फर्रुखसियर के समय। कब हुई? 1716 में हुई। कब हुई? अभी डेट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा आगे के लिए। ठीक है। 1716 फर्रुखसियर के समय में बंदा बहादुर की हत्या हो गई। बंदा बहादुर कौन? मैंने कहा था 10 सिख गुरु पढ़े थे हमने। गुरु नानक देव से पढ़े थे और गुरु गोविंद सिंह जी तक पढ़े थे हमने, पढ़े थे। उसके बाद क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि भाई अगला गुरु जो है वो गुरु ग्रंथ साहब होगा। क्या होगा? गुरु ग्रंथ साहब जी होंगे। किताब जो पुस्तक है उनकी धार्मिक पुस्तक। तो उसके बाद क्या हो गया? सिख जो है ना थोड़ा, मतलब जो एक सैन्य शक्ति थी वो थोड़ा कमजोर पड़ गई। बंदा बहादुर ने फिर उनको क्या किया? इकट्ठा किया, अपने आप को सच्चा बादशाह किया, मुगलों के खिलाफ क्या किया? लोहा लिया। लेकिन फर्रुखसियर के समय हत्या कर दी गई। किसकी? बंदा बहादुर की। ठीक है। 1719 में सैयद बंधुओं में हुसैन अली खान है जो मराठा पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली की संधि की। कौन सी? आपको पता ही है कि 1713 से 1720 तक पहले पेशवा होते हैं। कौन? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी 1720 से 1740 तक बाजीराव, बाजीराव फर्स्ट। और 20 से 61 तक बालाजी बाजीराव। ये पढ़े थे, 3 पेशवा पढ़े, 7 पेशवा पढ़े थे ना हमने। तो उसमें अभी जो कार्यकाल चल रहा है बालाजी विश्वनाथ का चल रहा है। 1719 में दिल्ली की संधि कर दी। किसने? हुसैन अली खां, सैयद ब्रदर्स। क्योंकि क्योंकि अगर अपनी ताकत को बढ़ाए रखना है तो सबसे बड़ी ताकत जो मराठा है उनको भी अपने साथ रखना पड़ेगा। ठीक है। चलो जी। मुगल साम्राज्य में प्रभु सत्ता के लिए हो रहे संघर्ष में मराठे सैन्य सहायता देंगे। क्या देंगे? सैन्य सहायता देंगे। बदले में उन्हें ढेर सारी रियायतें दी जाएंगी। किनको? और रियायतें क्या मांगते थे मराठे? चौथ, सरदेशमुखी। क्या मांगते थे? चौथ वसूलने का अधिकार दो, सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार दो, है ना। मीर जुमला के शब्द और हस्ताक्षर मेरे शब्द और हस्ताक्षर हैं। ये कौन कहता था? फर्रुखसियर कहता था। यह कथन किसका है? मीर जुमला के शब्द और हस्ताक्षर मेरे शब्द और हस्ताक्षर है फर्रुखसियर, मीर जुमला। सैयद बंधुओं के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से फर्रुखसियर उनके विरुद्ध षड्यंत्र करने लगा। षड्यंत्र का समय से पहले पता लग गया। सैयद बंधुओं ने मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ मारवाड़ के अजीत सिंह के सहयोग से 19 जून 1719 को फर्रुखसियर को सिंहासन से अपदस्थ कर दिया। क्या कर दिया? और ये ऐसे ही करते रहेंगे, बिठाएंगे उतारेंगे, बिठाएंगे उतारेंगे, ऐसे ही होगा। ठीक है। तो भैया कौन?
फर्रुख शेर जी चाह रहे थे कि सैयद बंधुओं की हत्या कर देता हूं मैं या इनका प्रभाव कम करता हूं, लेकिन सैयद बंधु भी चालाक थे, उन्होंने मराठों का सहयोग ले लिया था पहले ही, बालाजी विश्वनाथ का, साथ में अजीत सिंह को अपनी तरफ मिला रखा था। उन दोनों के सहयोग से उन्होंने क्या करा, फर्रुख शेर को गद्दी से उतारा, और उतार के छोड़ते नहीं थे, हत्या करनी पड़ती थी। क्यों? क्योंकि फिर दोबारा उठ गया तो, है ना। उसके बाद क्या किया, फर्रुख शेर की हत्या के बाद मोहम्मद शाह के बादशाह बनने के बीच, मतलब मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में दो और बने, रफीउद्दौला बना, रफीउद्दर्जाद बना। लेकिन आपको पता ही है, रफीउद्दौला जो था वो शाहजहां द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल सिंहासन पर बैठा। रफीउस्तान के दोनों पुत्रों की मृत्यु के बाद शाहजहां द्वितीय के पुत्र रोशन अख्तर को सैयद बंधुओं ने अगला मुगल, कोई टीबी से मरा, कोई शराब पी के मरा, ये ऐसे ही मरे ये बीच के राजा। अब बनता है कौन? मोहम्मद शाह रंगीला। जनता ने कहा रंगीला, वैसे इसकी माँ ने इसका नाम रखा था रोशन अख्तर। क्या नाम रखा था? दो नाम बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं भाई। एक पूछता है मोहम्मद शाह रंगीला का वास्तविक नाम क्या था, आंसर रोशन अख्तर। एक पूछता है, आगे चलकर पूछेगा, शाह आलम सेकंड का वास्तविक नाम क्या था, अली गौहर। क्या नाम था? ये नाम याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। मोहम्मद शाह रंगीला, भाई नाम से पता चल रहा रंगीला है, लेकिन चालाक है। इसकी समझ में आ गया कि फर्रुख शेर को बिठाया किसने, सैयद ब्रदर्स ने। उतारा किसने, सैयद ब्रदर्स ने। रफीउद्दौला को किसने बिठाया, सैयद ब्रदर्स। उतारा किसने, उन्होंने। रफीउद्दर्जात को किसने बिठाया, उन्होंने। उतारा। ये समझ गया। इसने कहा सबसे पहले निपटाना पड़ेगा किनको, सैयद ब्रदर्स को। इसने ऐसे ही किया। तो रोशन अख्तर सैयद बंधुओं के सहयोग से बना, ऐसा नहीं है कि नहीं बना, उनके सहयोग से बना। सितंबर 1719 में मोहम्मद शाह की उपाधि के साथ मुगल सिंहासन पर बैठा। मोहम्मद शाह के शासनकाल में निजामुल मुल्क के नेतृत्व में सैयद बंधुओं के खिलाफ षड्यंत्र की शुरुआत हुई। अब क्यों हुई? क्योंकि निजामुल मुल्क चिनकलिज खां आसफ जहां है तुरानी गुट का, क्या है, और ये है जो सैयद ब्रदर्स हैं, ये हिंदुस्तानी गुट के हैं। तो आपस में चलती रहती थी, जैसे अभी भी चलती है, डिस्ट्रिक्ट में ही चलती है आजकल। कहाँ का कि मैं वहां का, है ना। ओहो, उत्तराखंड में ही चलता है, तू कहाँ का कि मैं उस तरफ का, चलता है ना। तो ऐसे ही इनमें भी चलता था। किनमें? इनमें तुरानी, ईरानी, हिंदुस्तानी। तो इधर से कौन, निजामुल मुल्क चिनकलिज खां आसफ जहां, जिसने औरंगजेब के दरबार में देखा था, अनुशासन देखा था, योग्य था। वैसे ही क्या था, योग्य था, लेकिन बिन पेंजी का लूटा था। कभी इधर कभी उधर, जहां से प्रॉफिट मिल रहा उस तरफ हो जाता था। चलो जी। तो निजामुल मुल्क के नेतृत्व में सैयद बंधुओं के खिलाफ षड्यंत्र की शुरुआत हुई। 1722 में निजामुल मुल्क ने सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी। क्या करवा दी? निपटा दिए भाई सैयद ब्रदर्स। नृप निर्माता, किंग मेकर जो है वो निपट गए। किसके समय में? मोहम्मद शाह रंगीला के समय में, ठीक है। अब क्या हुआ, 1722 में मोहम्मद शाह ने चिनकलिज खां अथवा निजामुल मुल्क को वजीर का पद दिया। क्या दिया? भाई जो सैयद ब्रदर्स को निपटाएंगे तो वजीर बनेंगे। लेकिन मैंने कहा इसने औरंगजेब के समय का अनुशासन देखा था। क्या देखा था? औरंगजेब के समय का अनुशासन देखा था। इसको नहीं आया समझ में, क्योंकि अभी तक जितने भी राजा हैं वो सब वही नाच गान शराब मदिरा विलासिता भोग, है ना। तो इसने कहा यार मैं ऐसा करता हूँ कि दक्षिण में वो फर्रुख शेर ने मुझको 6 सूबे दिए थे दक्कन के, वहां जाता हूँ, अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करता हूँ। क्या करता हूँ? तो 1724 में ये चला, कहाँ के लिए? अब ये चला तो उधर से मोहम्मद शाह रंगीला चुप बैठता क्या? मोहम्मद शाह रंगीला ने जो एक मुगल सूबेदार था मुबारिज खां, उसको बोला कि भाई इसको रोको, ये अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित ना कर सके। तो दोनों के बीच में सुकरखेड़ा का युद्ध हुआ, और इस प्रकार वो जीत गया। कौन? निजामुल मुल्क चिनकलिज खां आसफ जहां, और उसने स्वतंत्र राज्य की, हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी मोहम्मद शाह रंगीला के समय। क्लियर हो गया? ठीक है। तो 1722 में मैंने कहा मोहम्मद शाह ने चिनकलिज खान निजामुल मुल्क को वजीर का पद नियुक्त किया, लेकिन 1724 में निजामुल मुल्क बादशाह के संकालू स्वभाव और दरबार में हो रहे निरंतर झगड़ों षड्यंत्रों से तंग आकर वजीर का पद छोड़कर दक्कन वापस चला गया। 1724 में चिनकलिज खान ने दक्कन में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की। मोहम्मद शाह ने उसकी स्वतंत्रता को मान्यता देते हुए उसे आसफ जहां की उपाधि दी। क्या दी? आसफ जहां की उपाधि दी। ठीक है। आसफ जहां की उपाधि किसने दी? मोहम्मद शाह रंगीला ने दी। मोहम्मद शाह के शासनकाल में बंगाल आजाद हो गया भाई। बंगाल की स्वतंत्र सत्ता का संस्थापक मुर्शीद कुली खान, ये याद करना है। अभी इनके पूरे डिटेल पढ़ने हैं हमने। बंगाल पूरा पढ़ेंगे, हैदराबाद पूरा पढ़ेंगे, है ना। हैदराबाद हम वहां तक पढ़ेंगे, वेलेजली तक। जब वेलेजली की साइक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन?
हैदराबाद का निजाम निजाम अली। तो यहाँ निजामुल मुल्क चिनकलिज खां से और निजाम अली तक पढ़ेंगे क्या, जब वो वेले जली की सहायक संधि सब्सिडी अलायंस पर क्या करेगा, साइन करेगा। ऐसे ही बंगाल भी पढ़ेंगे, पर फिलहाल बंगाल का स्वतंत्रता का संस्थापक कौन, मुर्शिद कुली खां। अवध के स्वतंत्रता का संस्थापक कौन, सादत खां बुरहानुल मुल्क। कौन, सादत खां बुरहानुल मुल्क। ये सादत खां बुरहानुल मुल्क वही है जिसने नादिर शाह को कहा था आ जाओ दिल्ली पर आक्रमण करो, 20 करोड़ रुपए दूंगा, और जिससे डर से, नादिर शाह के डर से आत्महत्या कर दी बाद में। किसने, सादत खां बुरहानुल मुल्क। क्लियर हो गया, ठीक है। भरतपुर जाट राज्य भाई, भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना वैसे पहले हो चुकी थी। मैंने आपको बताया था कि औरंगजेब के समय में विद्रोह हुआ था। जाटों के नेता कौन थे, गोकुल। गोकुल के बाद कौन आए, राजा राम रामचेरा आए। राजा राम ने सिकंदरा में जाके अकबर की कब्र खोदी और उसकी हड्डियों को जला दिया, क्योंकि मुगल क्या कर रहे थे, औरंगजेब क्या कर रहा था, मंदिर तोड़ रहा था। बदला लिया जाटों ने, है ना। नो इफ नो बट ओनली जट, सुना है आपने, हाँ। तो क्या कर दिया, अकबर की कब्र खोदी और उसकी हड्डियां जला दी। अकबर का मकबरा का है सिकंदरा, आगरा से थोड़ी दूर पर, ठीक है, जिसके ऊपर गुंबद नहीं है, पता है, पढ़े थे। उसके बाद कौन आता है, चूड़ामन आता है। चूड़ामन के बाद कौन आता है, बदन सिंह जाट आता है। बदन सिंह के बाद कौन आता है, सूरजमल जाट आता है ना। तो भरतपुर और मथुरा में जो जाटों ने बदन सिंह जाट के नेतृत्व में क्या कर दिया, स्वतंत्रता की स्थापना, मतलब घोषणा कर दी। किसके समय में, मोहम्मद शाह रंगीला के समय। तो सबसे ज्यादा डिसइंटीग्रेशन या सबसे ज्यादा विखंडन जो देखते हैं साम्राज्य का, मुगल साम्राज्य का, वो हम देखते हैं मोहम्मद शाह रंगीला के समय, नाम ही जिसका रंगीला, है ना। अच्छा जी, और गंगा यमुना दोआब में कटेहर, कटेहर तो भूल ही गए आप, रोहेला। कौन, रोहेला के नेतृत्व में फरुखाबाद के बंगश नवाबों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर दी। रोहेलखंड, बरेली, रोहेलखंड मतलब बरेली, रोहेले, याद है रोहेले, आए थे एक बार नवाजत खां के नेतृत्व में, रोहेले आए थे। एक युद्ध हुआ था कहीं चट्टी में, और हमारी रानी ने नाक कान काट दिए थे उनके, नाक कट्टी रानी कर्णावती, पता है। नजीबाबाद गए हो, नजीबाबाद नहीं गए, क्या है वहां पर, किसका मकबरा है, इसी का तो है, रोहिला का। आप वहां जाएंगे तो नजमुद्दौला का मकबरा मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, तो रोहिला सरदार नजमुद्दौला। और कौन, ये इनके संबंध जो थे अहमद शाह अब्दाली से भी थे। किससे, अहमद शाह अब्दाली। तो कभी नजीबाबाद जाना, वहां देखना नजमुद्दौला, ठीक है। अच्छा जी, कटेहर रोहेले के नेतृत्व में फरुखाबाद के बंगश, तो अली मोहम्मद खां बंगश पठान बोलते हैं हम, रोहेलखंड की स्थापना हो गई। इतने राज्य क्या हो गए भाई, स्वतंत्र हो गए, किसके समय में, मोहम्मद शाह रंगीला के। 1737 में बाजीराव फर्स्ट के नेतृत्व में मराठा सेना शक्ति प्रदर्शन के लिए दिल्ली पहुंची। 500 सैनिकों के साथ पहुंच गया कौन, बाजीराव, मराठा शक्ति का अवतार, सैनिक पेशवा, कौन, सिर्फ 500 सैनिकों के साथ दिल्ली गया। और वो समझ गया कि भाई दिल्ली की स्थिति क्या है, ऐसे ही है, बस लाल किला, ये राजा वाजा क्या है, बादशाह, इनको तो हम ऐसे क्या कर देंगे, निपटा देंगे। तभी तो बोलता है वो, किससे, छत्रपति साहू से। क्या बोलता है बाजीराव फर्स्ट, क्या बोलता है कि आओ इस जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। क्या होंगी, ये सब शाखाएं हैं, ये छोटी मोटी जो अभी स्वतंत्र हुए हैं, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। क्या बोलते हैं छत्रपति साहू, क्या बोलते हैं, तुम योग्य पिता के योग्य पुत्र हो, योग्य पिता के योग्य पुत्र हो। जब बाजीराव बोलता है ना फर्स्ट कि हम मराठा पताका को अटक से कटक तक फहराएंगे, तो बोलता है कि तुम योग्य पिता के योग्य पुत्र हो, तुम निसंदेह क्या करोगे, मराठा पताका को अटक से कटक तक फहरा दोगे। तो बाजीराव को क्या चाहिए था, है ना, पेशवा बाजीराव। तो भैया पूछेगा कि बाजीराव के नेतृत्व में 500 सैनिकों के साथ दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पेशवा कौन था, बाजीराव फर्स्ट, ठीक है। मोहम्मद शाह ने 1720 में वसूल किए जाने वाले जजिया कर को अंतिम रूप से प्रतिबंधित कर दिया। जजिया जो लास्ट समाप्त हुआ वो कब हुआ, मोहम्मद शाह रंगीला के समय। तब से आप जजिया से मुक्त हो चुके हो, तब से किसी ने जजिया नहीं दिया। जजिया समझ रहे हो, इस्लाम में 4 टैक्स होते हैं, जजिया, जकात, खराज, खम्स। जजिया मतलब नॉन मुस्लिमों से लिया जाने वाला टैक्स। नॉन मुस्लिम मतलब हिंदू, ईसाई, जो भी सिख, बौद्ध, जैन जो भी है वो नॉन मुस्लिम है। जो मुस्लिम नहीं है उससे टैक्स लेते थे कौन, राजा, जजिया। मुस्लिम राजा का प्रथम कर्तव्य होता था
क्या होता था बताओ? काफिरों के देश को इस्लाम के देश में परिवर्तित करना। मुस्लिम राजा का पहला कर्तव्य जो बताया गया है वो बताया गया है काफिरों के देश को मुस्लिम देश में, इस्लाम के देश में, मुस्लिम नहीं इस्लाम के देश में परिवर्तित करना। और उसका एक तरीका क्या था? जजिया। क्या था? जजिया। दूसरा होता था खराज, लैंड टैक्स। तीसरा होता था खुम्स, युद्ध में लूटा गया धन। 20 रुपए राजा के होते थे, 80 रुपए सैनिकों के होते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने 80 रुपए खुद रखे, 20 रुपए सैनिकों में बांटे, है ना। और एक होता था जकात, मुसलमानों से लिया जाने वाला, मुसलमानों की भलाई पर खर्च किया जाने वाला टैक्स। 2.5 रुपए होता था, 2.5%। 2.5 रुपए मतलब 100 रुपए कमा रहे, 2.5 रुपए देंगे। उन 2.5 रुपए से मस्जिद बनेगी, मकतब बनेंगे, मदरसे बनेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? नादिर शाह का आक्रमण हो गया भाई साहब 1739 में। किसके समय में? मोहम्मद शाह रंगीला के समय में। किसने बुलाया? अवध के नवाब सादत खां बुरहानुल मुल्क ने बुलाया। क्यों बुलाया? कहा 20 करोड़ रुपए दूंगा, दिल्ली पे आक्रमण करो, है ना। 20 करोड़ रुपए तो दे नहीं पाया। नादिर शाह ने कहा बहुत बुरी तरह मारा जाएगा भाई, आत्महत्या कर ली। ठीक है। मोहम्मद शाह के शासन काल में फारस के नादिर शाह कहाँ का था? फारस मतलब ईरान। फारस मतलब, इसीलिए इसको ईरान का नेपोलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब वैसे नेपोलियन कहाँ का था? नहीं, अजासियों में पैदा हुआ और इधर मरा। वो क्या नाम है अटलांटिक ओशन में? हेलेना। अरे हवाई में क्यों मरेगा भाई, हवाई अमेरिका का है। हेलेना में, सेंट हेलेना में, डबल आइलैंड बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? डबल आइलैंड। कहाँ तक तैर के भागता, यहाँ मरा हो। पर था फ्रांस का। कहाँ का था? नेपोलियन फ्रांस का था। स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन का नाश कर दिया, वाटरलू के फील्ड में हार गया। ईरान का नेपोलियन किसे बोलते हैं भाई? नादिर शाह को किसको बोलते हैं? तो नादिर शाह आया भाई 1738-39 ईस्वी के बीच भारत पर आक्रमण किया। ईरान के नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध नादिर शाह के भारत आक्रमण के समय बादशाह ने उसके आक्रमण को रोकने के लिए निजामुल मुल्क, चिनक्लिज खां, आसफ जहां, कमरुद्दीन खां और खान दौरा के नेतृत्व में सेना भेजी, जिसमें बाद में सादत खां बुरहानुल मुल्क भी शामिल हो गया। कौन हो गया? वही बुला रहा और वही फिर शामिल भी हो रहा उसके विरुद्ध। तो लगता है आपको कि ईरान के नेपोलियन के सामने जीत पाते निजामुल मुल्क, चिनक्लिज खां सब जहां? सेनापतित्व तो नहीं था उतना इन लोगों का जितना कि किसका था? नादिर शाह का। नादिर शाह तो बड़ा ही क्रूर व्यक्ति था। मतलब ये ऐसे नहीं देखते थे बच्चे बूढ़े सबको मारना है, सबको काटना है, क्या करना है? लूटना है। दिल्ली में कत्लेआम करवाया इसने। क्या करवाया? कत्लेआम कराया नादिर शाह ने। अवध के नवाब सादत खां बुरहानुल मुल्क ने नादिर शाह को सलाह दी थी कि यदि आप दिल्ली पर आक्रमण करेंगे तो 50 लाख नहीं बल्कि 20 करोड़ रुपए आपको मिल सकता है। 20 करोड़ रुपए, कितना? 20 मार्च 1739 को दिल्ली में प्रवेश कर नादिर शाह ने अपने चंद सैनिकों की मृत्यु के बदले भयंकर कत्लेआम कर दिया। दिल्ली वालों ने उनसे कुछ सैनिक मार दिए। उसने इतना कत्लेआम किया, उसने 20,000 गरीबों का कत्ल किया। किसका? अब सोचो यार, कहीं पर हम तो एक हत्या सुन के डर जाते हैं कि शहर में एक हत्या हो गई, भगवान ना करे ऐसा हो, हमारा ठीक ठाक है शहर, पर जैसे हम सुनते हैं कि वहां हत्या हो गई है, अगर कोई ये सुन ले कि 20,000 हत्याएं हो गई, और हत्याएं भी ऐसे नहीं कि गोली मार दी, हत्याएं भी बेरहमी से, जिसे बोलते हैं, किसी के गर्दन काट दी, किसी का हाथ काट दिया, किसी के पैर, मतलब दोनों हाथ दोनों पैर काट दिए। इस तरह से मारते थे ये लोग। क्या करते थे? तड़पा तड़पा कर मारते थे। चलो जी, 20,000 लोग मार दिए, कत्लेआम कर दिया। अवध के नवाब सादत खान ने नादिर शाह ने 20 करोड़ रुपए की मांग की, जिसे ना देने के कारण सादत खान ने विष खाकर आत्महत्या कर ली। क्वेश्चन पूछा हुआ, अवध के किस नवाब ने नादिर शाह के डर से आत्महत्या की? सादत खान बुरहानुल मुल्क। क्लियर हो गया? चलो जी, तो इसीलिए रक्त रंजित भूमि है भाई दिल्ली। क्या है? जाते ही साथ टेंशन शुरू हो जाती है। जैसे ही हम रुड़की पहुंचते हैं वैसे ही बढ़िया सी हवा आती है, और उसके बाद लगता है कि हम देवभूमि में क्या कर चुके हैं? एंटर कर चुके हैं। बड़ा बढ़िया, यहाँ कोई टेंशन नहीं है। दिल्ली जाते ही टेंशन शुरू हो जाती है, पता नहीं, रक्त रंजित भूमि है ना। पता नहीं कितने करोड़ों लोगों का कत्ल हुआ होगा कहाँ? दिल्ली में। ठीक है जी, फिर क्या हुआ? नादिर शाह दिल्ली से 57 दिन तक रहा। क्वेश्चन ये नहीं पूछा कितने दिन तक रहा, 57 दिन तक रहा। जब तक 57 दिन तक रहा, आफत रही दिल्ली वालों की, पता नहीं अब क्या होता है। ठीक है,
लगातार लूटपाट करता रहा। प्रसिद्ध मुगल राज सिंहासन तख्ते ताऊस शाहजहां द्वारा निर्मित तथा मुगल ताज में लगे विश्व के सबसे महंगे हीरे कोहिनूर को भी वापस जाते हुए नादिर शाह अपने साथ ले गया और साथ ही वहां 15 करोड़ नगद भी ले गया। तो यार क्यों मारा इसने सादत खां बुरहानुल मुल्क को? कोहिनूर हीरा ले गया, 15 करोड़ रुपए ले गया, और क्या चाहिए था? कुछ और चाहिए था? कोहिनूर की कोई कीमत है? कोहिनूर तो बेशकीमती है। कोहिनूर भी ले गया, 15 करोड़ भी ले गया, फिर भी सादत खां को डरा दिया कि मारूंगा कि तेरे को। वो आत्महत्या कर गया बेचारा। बेचारा तो नहीं था, खैर गद्दार था। जो बाहर वाले को ये बोले ना कि मेरे देश पे आक्रमण करो, उसे गद्दार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गद्दार। नादिर शाह ने जकारिया खां को दिल्ली में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। किसको किया? जकारिया खां को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। 1739 में वापसी के समय नादिर शाह ने तख्त ताऊस कोहिनूर हीरे को साथ मोहम्मद शाह द्वारा तैयार कराई गई हिंदुस्तान संगीत की प्रसिद्ध चित्रित फारसी पांडुलिपि को भी अपने साथ ले गया। मोहम्मद शाह रंगीला ने की थी एक हिंदू संगीत की प्रसिद्ध चित्रित फारसी पांडुलिपि, वो भी साथ ले गया। ठीक है, आज मिल जाए अगर आपको ये चित्रित फारसी पांडुलिपि, आज इसकी कीमत करोड़ों में होगी। कितने में? कहीं रखी होगी, कहीं म्यूजियम में रखी होगी, करोड़ों कीमत होगी इसकी। चलो जी, नादिर शाह भारत से वापस 1739 ईस्वी में गया। 1747 में उसकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई? चलो बढ़िया हो गया, मृत्यु हो गई। मोहम्मद शाह के ही शासनकाल में नादिर शाह के उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली। अब आता है कौन? अहमद शाह अब्दाली, दुर्रे दुर्रानी। कौन? दुर्रे दुर्रानी 1748 में भारत पर आक्रमण करता है। दुर्रे दुर्रानी का मतलब होता है युग का मोती। अजीब सा मोती था ये भी, है ना। कोहिनूर जिसके पास गया वो बर्बाद हुआ। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह भी बर्बाद हुआ बाद में। क्या हुआ? अब आता है कौन? अहमद शाह अब्दाली। कब आता है? 1748 में। ठीक है, दुर्रे दुर्रानी युग का मोती कहा गया। नादिर शाह ने उसके बारे में कहा था, अब्दाली जैसा चरित्र का व्यक्ति सारे ईरान, तुरान और हिंदुस्तान में नहीं देखा कि मैं। चलो, अब्दाली ने लगभग 50,000 सैनिकों के साथ 1748 में पंजाब पर आक्रमण किया, जो असफल रहा। मैंने कहा नहीं, अभी मोहम्मद शाह रंगीला के समय में एक राजकुमार है अहमद शाह, उसको मनुपुर के युद्ध में हराता है। अभी अहमद शाह अब्दाली की ताकत बहुत ज्यादा नहीं है, आगे चलकर ताकत जुटाकर आता है। फिर ये कब? 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, मराठों को पराजित करता है। क्या करता है? लेकिन इस बार वो हार जाता है। 1749 ईस्वी में पंजाब पर आक्रमण कर सूबेदार मोइनुल मुल्क को पराजित किया। मच्छीवाड़ा के समीप मनुपुर के युद्ध में, मनुपुर याद रखना आपने, मनुपुर के युद्ध में अब्दाली की सेना को मार्च 1748 ईस्वी में शहजादा अहमद, मोहम्मद शाह रंगीला का बेटा है, राजकुमार है, अहमद शाह पराजित कर देता है। क्या कर देता है? लोगों को लगता है कि ये है राजा। अहमद शाह जब राजा बनेगा तो पता नहीं क्या होगा। और अहमद शाह जब राजा बनता है तो क्या होता है कि किन्नरों का शासन हो जाता है। क्या होता है? चलो, मोहम्मद शाह का जो अधिक समय था वो हरम, जहां पर स्त्रियां रहती थी उसको हरम बोलते थे ये लोग। क्या बोलते थे? हरम। और हिजड़ों के बीच में बिताने तथा उसके असंयम और विलासी आचरण के कारण जनता उसको क्या बोलती थी? रंगीला। 1748 में आते आते इसकी भी मृत्यु हो गई। उसके बाद बना अहमद शाह। जनता ने सोचा जिसने दुर्रे दुर्रानी को हराया हो, युग के मोती को हराया हो, अहमद शाह अब्दाली को हराया हो, तो ठीक ठाक बनेगा, ताकतवर राजा। और होता क्या है? अहमद शाह ने अवध के सूबेदार सफदरजंग को अपना वजीर बनाया और अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। कौन? सफदरजंग। नाम सुने हो? सफदरजंग हॉस्पिटल, सफदरजंग एयरपोर्ट, जहां पर जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है, सफदरजंग सुना है? ठीक है, सफदरजंग को अपना वजीर और प्रधानमंत्री नियुक्त किया। किसने? अहमद शाह ने हिंजड़ों के सरदार जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि दी। यह कभी किसी जमाने में आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया। कौन सा? नवाब बहादुर की उपाधि दी गई। आंसर किसको? जावेद खां को। किसको? जावेद खां को। किसके द्वारा? आंसर अहमद शाह के द्वारा। ठीक है, अहमद शाह के समय में अब्दाली ने भारत में 5 बार आक्रमण किए। 1748 से 1759 तक 5 बार आक्रमण किए। जीता नहीं, लेकिन मतलब हल्का हल्का जीता, लूटा, वापस चला गया। अब्दाली ने 1767 में भारत पर अपना अंतिम आक्रमण किया था। 1761 में भी नहीं माना हो, मराठों को पराजित करने के बाद भी आक्रमण करता रहा। तो 1767 में आखिरी आक्रमण होता है किसका? अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, भारत से वापस जाने से पूर्व अब्दाली ने
अपने द्वारा जीते गए भारतीय प्रदेश की सूबेदारी रोहिला सरदार नजीबुद्दौला, नजीबुद्दौला या नजीबुद्दौला, इसी का नाम पर है नजीबाबाद, इसके नाम पर नजीबुद्दौला, रोहिला सरदार नजीबुद्दौला को सौंप दिया, जो मुगल साम्राज्य का मीर बख्शी था। क्या था? मीर बख्शी था। क्लियर हो गया? अहमद शाह के समय राजमाता उद्दमबाई के नाम से प्रसिद्ध महिला का प्रशासनिक कार्यों में अत्यधिक हस्तक्षेप हो गया, उसने बिला-ए आलम की उपाधि धारण की। अब यहां से क्वेश्चन बना, बिला-ए आलम किसकी उपाधि थी? आंसर राजमाता उद्दमबाई। मराठा सरदार मल्हार राव होलकर, नाम सुने हो? इंदौर के होलकर, मल्हार राव होलकर के सहयोग से इमादुल मुल्क सफदरजंग को अपदस्थ करके मुगल साम्राज्य का वजीर बन गया। मराठा सरदार मल्हार राव होलकर की सहायता से इमादुल मुल्क ने सफदरजंग को हटाया और खुद मुगल साम्राज्य का वजीर बन गया। 2 जून 1754 को वजीर इमाद ने मराठों के सहयोग से अहमद शाह को अपदस्थ करके अजीजुद्दीन को, किसको? अजीजुद्दीन को आलमगीर सेकंड के नाम से गद्दी पर बिठाया। अब आलमगीर सेकंड, आलमगीर फर्स्ट तो कौन है? औरंगजेब। अब लोगों को लगा ये आलमगीर सेकंड औरंगजेब जैसा होगा, कहाँ बताया जाता है कि हत्या हो गई इसकी। आलमगीर सेकंड अपने वजीर इमादुल मुल्क के हाथों की कठपुतली था, इमादुल मुल्क के हाथों की कठपुतली था, इसकी भी हत्या कर दी किसने? इमादुल मुल्क ने। आलमगीर के बाद अली गौहर, कौन बना भाई? अब थोड़ा सा ये लंबा कार्यकाल है इसका, 1759 से 1806, थोड़ा क्या लगा लो कि 60 मतलब 40 46 47 साल तक रहा है। कितना? 47 साल तक रहा शाह आलम सेकंड। क्यों रहा? अब बता देते हैं आपको। शाह आलम सेकंड 1759 से 1806, इसका वास्तविक नाम था भाई अली गौहर। क्या नाम था? अली गौहर। शाह आलम सेकंड और उसके उत्तराधिकारी केवल नाम मात्र के सम्राट थे और अपनी अमीरों, मराठों और अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली थे। क्या थे? मराठों के हाथ की कठपुतली, अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली। बल्कि इसको तो मराठों ने ही बिठाया था शाह आलम सेकंड को, आगे सुनेंगे आप। एक उतारता है, दूसरा उसको बिठा देता है, ठीक है। बाद में शायद अंधा भी करवाते हैं इसको शाह आलम सेकंड को, है ना। तो शाह आलम सेकंड और उसके उत्तराधिकारी केवल नाम मात्र के सम्राट थे। ये अपने अमीरों, मराठों और अंग्रेजों के हाथ की पपेट्री, कठपुतली थे। पपेट्री पढ़ना पड़ेगा यूपीएससी वालों को, कितने प्रकार की होती है देश में, है ना, कठपुतली। शाह आलम सेकंड ने 1764 में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े गए निर्णायक बक्सर के युद्ध में बंगाल के पदस्थ नवाब मीर कासिम, मैं बता देता हूं कि ये वही शाह आलम सेकंड है जिसने बक्सर के युद्ध में भाग लिया था। सुन लो, अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो, इधर से मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड, है ना। बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम, बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम और अवध का नवाब सुजाउद्दौला। ठीक, अब क्वेश्चन कैसे बनता है मैं बताता हूं। बक्सर के युद्ध के समय में बंगाल का नवाब कौन था? अगर आप अपदस्थ नवाब नहीं बोलोगे तो आप क्या बोलोगे? जैसे मैंने बोला ना शाह आलम सेकंड, बंगाल का नवाब, अगर मैं बोलूं बंगाल का नवाब मीर कासिम, तो आपको लगेगा कि आंसर क्या है? मीर कासिम। मीर कासिम नहीं है। यूपी वालों ने फंसाया ऐसे कि बक्सर के युद्ध के समय में बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था। कौन था? क्योंकि ये अपदस्थ था मीर कासिम। कौन था? अवध का नवाब कौन था? सुजाउद्दौला था। ठीक है, इन 3 शक्तियों को हरा दिया अंग्रेजों ने अपनी सैनिक शक्ति के दम पर। मैंने आपको बताया भी था पहले, प्लासी एक क्या था? षड्यंत्र था। बक्सर एक युद्ध था। जब इसको जीता गया, समझ में आ गया कि अब इस देश पर कौन राज करेंगे? अंग्रेज करेंगे। इलाहाबाद की संधि होती है, उसके बाद 2 इलाहाबाद की संधि होती है। एक मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड के साथ होती है, एक संधि किसके साथ होती है? अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ होती है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिलती है इनको कि नहीं मिलती है? अंग्रेजों को मिलती है। उसके बाद लूट मचाते हैं ये बंगाल में। क्या करते हैं? ऐसी लूट मचाते हैं कि बंगाल के नवाब जो है ना, उसको थैला नहीं होता, एक थैला जिसमें सोना भरा रहता है, जब मर्जी हाथ डाला, जब मर्जी सोना निकाल। इतनी लूट मचाई कि केम पणिक्कर, डाकू राज्य बोलते हैं इसको, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन। क्या बोलते हैं? केम पणिक्कर ने कहा है कि जब इलाहाबाद की संधि होती है तब से, और बहुत मतलब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पहले पहले तक, हेस्टिंग से पहले पहले तक, बंगाल में जो राज था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो डाकू राज्य था। क्या था? तो यह कथन किसका? केम पणिक्कर। समझ में आ गया आपके? मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड
बंगाल का प्रदेश नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला, इन तीनों को हराया हेक्टर मुनरो ने, अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। क्लियर हो गया? ठीक। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित होने के बाद सालम सेकंड को 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी से इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी। इलाहाबाद को आज भले ही हम प्रयागराज बोलते हैं, लेकिन आपको इलाहाबाद की संधि, फर्स्ट संधि सेकंड संधि दोनों पढ़नी पड़ेगी, उसकी पूरी डिटेल पढ़नी पड़ेगी, वो आगे आएगी, अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। 12 अगस्त 1765 को हुई भाई ये संधि, इलाहाबाद की संधि। किसके बीच में? ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल सम्राट सालम सेकंड। जिसके बाद उसे कई वर्षों तक इलाहाबाद में अंग्रेजों का पेंशन याफ्ता बनना पड़ा। अब पेंशन मिलने लग गई किसको? सालम सेकंड, ठीक है। 1772 में मराठा सरदार महादजी सिंधिया। अब ये बड़ी बात है कि अंग्रेजों ने तो पेंशन भोगी बना दिया, महादजी सिंधिया ने पेंशन भोगी सालम सेकंड को एक बार फिर राजधानी दिल्ली ले गए और मुगल सिंहासन पर बैठा दिया। उन्होंने कहा मराठे हैं तुम्हारे साथ, बैठो गद्दी पर। किसको? सालम सेकंड को, ठीक है जी। 1780 में रोहिला सरदार गुलाम कादिर ने सम्राट को अंधा करवा दिया। बताओ यार, रोहिला सरदार गुलाम कादिर ने इसको बंदी बनाया, इसकी दोनों आंखें फोड़ दी। किसकी? ये क्वेश्चन यूपी में पूछा गया कि किस मुगल सम्राट को अंधा करवा दिया था गुलाम कादिर? एक रोहिला सरदार के द्वारा। आंसर सालम सेकंड को। 1806 में सालम सेकंड की हत्या कर दी गई। क्या कर दी गई? और सालम सेकंड के समय में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था 1803 में। कब हो गया था? ये भले ही मरा 1780 कब 1806 में, लेकिन अंग्रेजों का अधिकार जो दिल्ली पर हुआ वो मुगल सम्राट सालम सेकंड के समय में हुआ। इसको अंधा करवा दिया था 6 में, ये मर गया। 3 साल बाद ये मर गया जब दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। सालम सेकंड की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर सेकंड बना। भाई कौन बना? एक अकबर फर्स्ट तो वो था औरंगजेब का विद्रोही पुत्र, जिसको औरंगजेब ने भगा भगा के मारा था, ननिहाल में जाके मारा था, ईरान में जाके ना। ये है अकबर सेकंड। अकबर द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। यहां से क्वेश्चन बना फिर, यूपीएससी ने पूछा कभी किसी जमाने में कि अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था? अकबर सेकंड। अब अकबर सेकंड भी पेंशन भोगी है, पेंशन हो गई कम। अकबर ने कहा यार अब ब्रिटेन जाना पड़ेगा, कहाँ? महारानी राजा जो क्राउन है उससे मिलना पड़ेगा। तो सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति जो थे वो थे कौन? राजा राम मोहन राय। राजा की उपाधि किसने दी? अकबर। ये उत्तराखंड पीसीएस वालों ने पूछा कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? आंसर अकबर सेकंड ने दी। क्यों दी? पेंशन की बात करने जाना था भाई। अंग्रेजी वही जानते थे, ये तो जानते नहीं थे, है ना। वो हिब्रू भी जानते थे, वो फारसी भी जानते थे, सब जानते थे, बड़े विद्वान व्यक्ति थे। लेकिन थे ईस्ट इंडिया कंपनी में समूह क्लर्क। क्या थे? इतना पढ़ने के बाद उस जमाने में राजा राम मोहन राय क्लर्क थे। किसमें? ईस्ट इंडिया कंपनी में। इतनी भाषाओं को जानने के बाद, हिब्रू जानते हो? हिब्रू बहुत कठिन लैंग्वेज है। कौन बोलते हैं? इजरायली बोलते हैं, जो आपके इजरायली क्या बोलते हैं उनको, यहूदी, उनकी भाषा है। बहुत कठिन भाषा होती है भाई। वो भी जानते थे राजा राम मोहन राय। फारसी भी जानते थे, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी का। अंग्रेजी भी जानते थे, बल्कि अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। कौन? राजा राम मोहन राय। वो चाहते थे कि भारतीय भी क्या पढ़े? अंग्रेजी पढ़े और मेरी तरह क्लर्क बने। क्या बने? अरे भाई मैकॉले ने जो आपको इंग्लिश पढ़ाई वो इसलिए थोड़े पढ़ाई कि आप अंग्रेज बन जाओ। वो इसलिए पढ़ाई क्योंकि ब्रिटेन से लोग आए, ये लोग काम लिखत पढ़त करनी होती थी, कौन करेगा? कितने कितने क्लर्क मंगाएंगे वहां से? तो उन्होंने कहा ऐसा करो इन काले लोगों को ही पढ़ा दो। काले लोग मतलब हम काले थे, वो गोरे थे। उन्होंने कहा कि हम ऐसे काले लोगों को क्या करेंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे। इनका दिमाग इंग्लिश होगा, शरीर इनका भले ही क्या होगा, इंडियन होगा, भारतीय होगा, लेकिन दिमाग कैसा होगा? अंग्रेजों जैसा होगा। और ये फिर हमारा क्या करेंगे, फाइल वर्क, जो लिखत पढ़त, भूमि नाप, ये कर वो कर, लेखा जोखा, राजस्व वसूल, ट्रेजरी व्रेजरी, इन सबको कौन करेगा? समझ में आया? और सिपाही जो होते थे उनको रैंक नहीं मिलता था बहुत ऊंचा, सूबेदार तक का पद मिलता था। कितना? सूबेदार तक का पद मिलता था। बाद में फिर क्या हुआ, कैप्टन भी बने हमारे मोहन सिंह जी बाद में, है ना। तो अकबर सेकंड अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला वही प्रथम मुगल बादशाह था। इसके समय में बादशाह मात्र लाल किले तक सिमट कर रह गया, बल्कि बाद में तो अंग्रेजों ने यह कहा कि कुतुब मीनार में जाके रहो। इसके समय में बहादुर शाह जफर के कि लाल किला छोड़ दो भाई,
अब तुम्हारे बस का नहीं है। अब तुम कहाँ रहो? कुतुब मीनार में जाके रहो। कुतुब मीनार रहने लायक है क्या? 5 मंजिला है। किसने बनाई थी? कहाँ पर है? आवाज इतनी धीमी क्यों हो गई? दिल्ली में ही है, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। मेहरौली में है। कहाँ पर है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराई थी, इल्तुतमिश ने उसे पूरा कराया था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाई गई थी। किसकी याद में? और बहुत ऊंची है, 5 मंजिलें हैं। पहले 4 थी, चौथी मंजिल पर बिजली गिरी। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने 2 मंजिलें बनाई। आज भी कुतुब मीनार को देखोगे 3 मंजिलें अलग तरह की हैं, 2 मंजिलें अलग तरह की हैं। ऊपर शायद व्हाइट पत्थर का भी प्रयोग हो रखा है, जबकि नीचे क्या है? लाल पत्थर। लाल पत्थर से निर्मित सबसे ऊंची इमारत कौन सी? आंसर कुतुब मीनार। कौन सी है सबसे ऊंची इमारत? हाइट देखो कितनी है कुतुब मीनार की। हाइट देखो कितनी है। बंद हैं अब दरवाजे, ऊपर नहीं जा सकते आप। एक बार स्कूल के बच्चे गए, क्या गए? अब ऊपर ऊपर तक चले गए तो लाइट थी पहले अंदर, 72 मीटर लाइट थी। किसी बच्चे ने लाइट बंद कर दी और उसके बाद भूत भूत करके क्या किया उसने? चिल्लाया। तो सारे बच्चे, स्टैम्पिड बोलते हैं ना, भगदड़, उसमें मर गए। लगभग 30-40 बच्चे मरे थे उसमें। तो उसके बाद से भारत सरकार ने क्या कर दिया? उस पर लॉक कर दिया। अब आप ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है, बहुत पहले की बात है। 72.5 मीटर या 238 फीट। तो कृपया कभी ऐसी गलती मत करना भाई। आपका मजाक क्या कर सकता है? लोगों की जान ले सकता है। स्टैम्पिड समझते हो? भगदड़। ठीक है, आगे। 1837 में अकबर सेकंड की मृत्यु के बाद बहादुर शाह सेकंड भाई गद्दी पर बैठा। अंतिम मुगल बादशाह कौन? बहादुर शाह जफर। जफर उपनाम से कविताएं किया करता था। क्या करता था? पड़ी अपनी बुराइयों पे जो नजर, तो नजर में कोई भी बुरा ना रहा, लिखता था कौन? जफर। जफर के दरबार में गालिब भी आता था, असदुल्ला खां गालिब। कौन? सुना है गालिब को? नहीं सुना है। मिर्जा गालिब जिसको बोलते हैं। ठीक है, गालिब की शायरी किसी की समझ में ही नहीं आती थी। इवन जफर की समझ में भी नहीं आती थी। जफर का जो गुरु था गौस की समझ में नहीं आती थी। किसकी? गौस, जफर का गुरु, उसकी समझ में नहीं आती थी। तो गालिब ने फिर कहा भी कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का अंदाजा बयां हो। गालिब जब मर गया ना उसके बाद हुआ पॉपुलर। गालिब के समय में गालिब पॉपुलर नहीं था। चलो, बहादुर शाह जफर के उपनाम से शायरी लिखा करता था। 1857 में विद्रोहियों का साथ देने के कारण, भाई 1857 का रिवोल्ट हुआ, आपको पता ही है। सैनिक पहुंच गए दिल्ली लाल किले में, कहा जफर जी आप क्या करो, हमारा सेनापतित्व तो संभालो। उन्होंने कहा यार मैं 80 पार कर चुका हूं, मैं कहाँ संभाल पाऊंगा। उन्होंने कहा ऐसा ठीक है, मैं सम्राट बन जाता हूं आपका, बख्त खां देखेगा, सेनापति जो होगा मेरा कौन होगा? बख्त खां। अब फिर अंग्रेजों से लोहा लोगे तो अंग्रेजों ने पकड़ नहीं था। हुमायूं के मकबरे में कैद किया गया। म्यांमार बर्मा भेजा गया उसको, रंगून कहाँ भेजा गया? वहीं पर उसकी मृत्यु हुई। उसकी कब्र आज भी खाली है। ठीक है, 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों का साथ देने के कारण सरकार ने गिरफ्तार कर दिया। अंग्रेज सरकार ने कहां पर किया? हुमायूं के मकबरे के पास किया। किसने किया ये भी चेक करना है आपने। किसने गिरफ्तार किया? किसको? बहादुर शाह जफर को। रंगून निर्वासित कर दिया गया। 1862 में अंतिम मुगल बादशाह की मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 1761 से 1770 के बीच में नजीबुद्दौला दिल्ली का सर्वोच्च तानाशाह रहा। नजीबुद्दौला वही नजीबाबाद वाला। कौन? हडसन ने क्या किया था? पकड़ा था। किसको? बहादुर शाह। औरों की और छुई, मेरा लाटा की ब्यो की छुई। ध्यान दो यहां पर, मैंने कहा बहादुर शाह जफर को किसने पकड़ा? आंसर हडसन ने पकड़ा। किसने पकड़ा? हडसन ने। ये अगला पॉइंट है। नजीबुद्दौला दिल्ली का सर्वोच्च तानाशाह रहा। कब से कब तक? 1761 से 1770 तक। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच निर्णायक तृतीय पानीपत का युद्ध 1761। मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड था उस समय। जब पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा जा रहा था 1761 में, उस समय मुगल बादशाह कौन था? आंसर शाह आलम सेकंड था। कायदे से इसको साथ देना चाहिए था। किसका? मराठों का। चलो, 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध जीतने के बाद अब्दाली ने इमामुल मुल्क को वजीर तथा नजीबुद्दौला को मीर बख्शी व अपना एजेंट नियुक्त किया था। सैयद बंधुओं को उत्तरोत्तर मुगल काल में किंग निर्माता के नाम से, किंग मेकर के नाम से जाना जाता है, निर्भ निर्माता के नाम से। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। ठीक है,
6 मुगल शहजादों को बादशाह बनाया था भाई किन्होंने? सैयद ब्रदर्स ने। कौन कौन थे वो मैं बता देता हूं। रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला, नेक शियर, फर्रुख शियर, मोहम्मद इब्राहिम और मोहम्मद शाह रंगीला। 6 लोगों को राजा बनाया था इन्होंने, लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला ने हत्या करवा दी, तब जाके ये सिलसिला थमा। मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में यदुनाथ सरकार लिखते हैं कि जब स्वर्ण को ही जंग लग जाए तो लोहा क्या करेगा? जब सोने को ही जंग लग जाएगा तो लोहा क्या करेगा? यह कथन किसका है? आंसर यदुनाथ सरकार का। किस संबंध में? मुगल साम्राज्य के पतन के संबंध में। किस संबंध में? मुगल साम्राज्य के पतन के संबंध। अब मैं आगे इसके बाद अगली क्लास में कराऊंगा नवीन राज्यों का उदय, जो नवीन राज्य बने। ठीक है।